नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूं निश्चय पॉइंट और एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत, जिसे प्रतियोगिता क्षेत्र में प्रतियोगिता के तैयारी करने वाले उन छात्र छात्राओं में एक भागवत गीता और बाइबल की तरह जाना जाता है। यह किताब को हम पूरी तरह रेगुलेट करने जा रहे हैं और इस बुक से जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे, जिसमें आज हम पहला चैप्टर भारतीय राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का हमने स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। और हम सबसे पहला चैप्टर आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, या जो भी आप कह लें, कैसे डेवलप हुआ था हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और कौन कौन से एक्ट बने थे, एकदम शुरुआती दौर के हैं। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम देखते हैं, इसे हम कम से कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट के साथ आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। आप इसमें साथ बनते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इससे देहात और गांव में रहने वाले जिनके पास साधन और युक्तियाँ नहीं हैं पढ़ने के लिए, उतना वो सफ़र करते हैं, उनमें थोड़ी मदद हो पाए, इस तरह के कुछ अपनी भी भूमिका निभाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक का इसमें आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कंपनी का शासन नहीं था, कंपनी का शासन था, पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया गया था, जिससे कि 1773 में प्रयासरत एक पहला आप कह सकते हैं अध्याय इसमें जुड़ा है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत आई और अपने प्रशासन और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। और ब्रिटिश शासन को 1773 में लगा कि इस कंपनी के ऊपर शासन को थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उसी के एवज में इन्होंने कुछ एक्ट बनाए हैं, जिसे इसमें हमें देखना है। उसी एक्ट के तहत कुछ चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, इसलिए इस चीज़ को आपको पढ़ना पड़ रहा है कि आपके भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि इससे भी मिलती जुलती है और यहाँ से भी ली गई है। इसलिए तो कंपनी का शासन में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, जिसे आपको अच्छे से करना है। इसमें आपको बस इतना जान लेना है कि ये एक संवैधानिक महत्व वाली पहला एक नियमित और नियंत्रित करने वाला एक सरकार का एक पहला कदम था, और इसके द्वारा कंपनी के ऊपर पहली बार राजनीतिक कार्यों को अलग और प्रशासनिक कार्यों को अलग मान्यता मिली थी। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? तो इस अधिनियम में बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल का पद नाम से संबोधित किया गया, और उनके साथ में 4 सदस्यीय कार्रवाई परिषद का भी गठन किया गया। आपको पहले ही पता है कि गवर्नर जनरल जो आपके पहले थे, गवर्नर लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो थे, मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी दो और थी, एक बंगाल 3 प्रेसिडेंसी थी, तो बंगाल के अंतर्गत ही बम्बई और गवर्नर को भी ला दिया गया, बम्बई और मद्रास को भी ला दिया गया। मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इस अधिनियम की एक सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि 1774 में ठीक 1 साल बाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना की भी बात कही गई थी, और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ तक आप इसको देखे हैं। इसके बाद हम दूसरा चलते हैं। थोड़ा सा इसका धुंधला है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन ठीक से कर दूंगा। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को ये भी मनाही कर दी गई कि निजी व्यापार वो नहीं करेंगे और भारतीयों से किसी भी प्रकार का रिश्वत या उपहार नहीं लेंगे। चौथी विशेषता इसकी ये थी। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक अलग से बनाने की वो कर दी गई, अलग से बनाने का एक प्रावधान रख दिया गया, जिसमें कि वो राजस्व, व्यापारिक और सैन्य अभियानों में अलग अलग बंटवारा कर सकें। ये 4 मुख्य ऐसे बिंदु हैं जो कि इस क्षेत्र में किए गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 और 1773 के बीच में एक एक्ट और आया था 1781 का, जो थोड़ी सी कमियां दूर करने की कोशिश की गई थी 1773 का। तो 1773 के पूरी तरह के उसमें जो कमियां थी उसको सुधार करने का काम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया था। इसके अधिनियम में क्या विशेषता थी इस अधिनियम में? तो सबसे पहले तो जो राजनीतिक और वाणिज्यिक व्यापार वाले कार्य थे उसको अलग कर दिया गया कंपनी के। इसके बाद इसमें व्यापारिक मामलों के लिए एक निदेशक मंडल की अलग से प्रावधान रखा गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। 4 सदस्यीय लोग थे इसमें, और नियंत्रण कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसमें कि सैन्य और राजस्व एक ही काम करें, इसलिए सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधियों के लिए अलग अलग बोर्ड का गठन किया गया है पूरी तरह से। इसमें संख्या बढ़ाई गई है, पुराने वाले में संख्या 4 थी, इसमें संख्या 6 सदस्य कर दी गई है, और इसमें कुछ विशेषता नहीं है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अगर आप आगे चलते हैं 1733 का चार्टर अधिनियम देखते हैं, तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था।
इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को इसमें भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। तो 1833 में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर देंगे कि भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, जो बंगाल गवर्नर जनरल था उसी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो 1833 के चार्टर में। इसके बाद हम देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता क्या थी। इसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। यानी अब भारत का गवर्नर जनरल मतलब जो बंगाल गवर्नर जनरल हैं वही क्या करेंगे, सभी प्रकार के अधिकार को अपने पास रखेंगे। अंतर्गत पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें देख रहे हैं आप कि पूरी तरह से कंट्रोल करके एक लोगों को, एक बॉडी को दिया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निकाय के रूप में ही काम करने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, जो और व्यापारिक निकाय के रूप में ही की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इनके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुले प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, जो कि पूरा नहीं हो पाया। इससे आप समझ लें, किया गया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो प्रयास सबसे पहली बार 1833 के चार्टर में किया गया है। जो आज आप यूपीएससी देखते हैं उसके लिए सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का पहला प्रयास 1833 के चार्टर में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, 1853 का चार्टर देखते हैं। 1853 के चार्टर में 1793 से लेकर 1853 के बीच में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए बहुत सारे अधिनियमों की एक श्रृंखला है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की विशेषता क्या थी 1853 के चार्टर की? इसने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं कार्य प्रशासनिक कार्य को अलग किया। इसके तहत परिषद के 6 नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य करना प्रारंभ किया और इसे वही प्रक्रिया अपनाई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिकाओं को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत पड़ी। तो ये महत्वपूर्ण 1853 के पॉइंट थे। अब हम आगे देखते हैं 1853 के पॉइंट्स को ही। दूसरा इसमें है, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती का चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा सेवक सभा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया। मैकाले समिति किससे जुड़ी हुई है? भारतीय सिविल सेवा से संबंध है इसका, याद रखिएगा। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र के इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। कहने का अर्थ यह है कि हर साल 20 साल के लिए, हर बार जब भी चार्टर बनता था तो 20 वर्षों के लिए कंपनी को अधिकार क्षेत्र मिल जाता था भारत में कार्य और व्यापार करने का। परंतु इसमें रख दिया गया कि कोई 20 वर्ष के लिए उसमें कोई अधिनियमित नहीं किया गया। इससे इसलिए ऐसा किया गया कि कभी भी कंपनी का शासन यहाँ पर ब्रिटिश सरकार समाप्त कर सके। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतों सरकार से द्वारा किया जाने का प्रावधान किया गया। ये 4 विशेषताएं हैं 1853 के चार्टर्स के, जिसे आप अच्छे से देख लें और तैयार कर लें। ताज का शासन पूरी तरह से, यानी ब्रिटिश सरकार का शासन पूरी तरह से 1858 से लागू हुआ 1947 तक। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया भारत में। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। आने वाले समय में कुछ दिनों में ही 1 से 2 दिन में आपको पूरा डिटेल में ब्लैक बोर्ड पर मैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाऊँगा और आप तब तक इसे करें। भारत के शासन को इच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। अधिनियम की विशेषता क्या थी? अधिनियम की विशेषता, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय ब्रिटिश ताज का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम के नियंत्रण बोर्ड, निदेशक, कोर्ट, ये सारी चीज़ों को, द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत का राज्य सचिव को बनाया गया और भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसी के अंदर निहित कर दी गई। सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ब्रिटिश सरकार के संसद लंदन में, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करता था, जिसका अध्यक्ष
भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव को परिषद का गठन किया, जो एक नियमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमे करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था और इंग्लैंड और भारतीय सरकार के अधीक्षण नियंत्रण को पूरी तरह से स्थापित करना था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। इसके बाद मुख्य रूप से शॉर्ट फॉर्म में 1861, 1892, 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया है, जिसे हम एक साथ देखेंगे। 1857 के महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ ऐसे सहयोग भारतीयों से लेने के शासन चलाने के लिए आवश्यक है। इस सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषता क्या है, उसे देखते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, जो एक बनारस के राजा, एक पटियाला के महाराज और एक सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता हासिल हो गई। तीसरा है बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वायसराय के परिषद को कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। उसने लॉर्ड कैनिंग और द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई जो आपकी पोर्टफोलियो प्रणाली थी, उसको भी मान्यता दे दी। इसके अंतर्गत वायसराय को परिषद का, अब इसके आगे देखते हैं दूसरे स्लाइड से, एक सदस्य और एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी। इसमें ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंस आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसमें एक चीज़ ये पॉइंट याद कर लीजिए, वायसराय को आपातकाल के बिना काउंसिलिंग की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। अब इसके आगे देखते हैं 1892 का अधिनियम जो है। 1892 का जो अधिनियम है वो मुख्य रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सुधार किए गए हैं जो मुख्य रूप से बहुत कम इन चार्टरों में देखने को मिलता है। अब 1892 का चार्टर देखते हैं। 1892 के अधिनियम की विशेषता थी कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों को ही रहता था। जैसे आप गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से जो बातें मानी जाएगी वो सरकारी सदस्यों की ही राय को माना जाता था। तो एक देखने वाला मुखौटा था ये कि अधिकार आपको मिल रहा है, पर ऐसा कुछ था नहीं। दूसरा पॉइंट, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत कर दिया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषदों को दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव लड़ने के लिए चुनाव शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। 1909, इसको मार्लेमेंटो सुधार नियम से भी जानते हैं। मार्लेमेंटो सुधार एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है पूरे ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किए गए अधिनियमों में। इस अधिनियम में मार्लेमेंटो सुधार में सबसे पहला ये था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 हो गई। दूसरा, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखने के लिए, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमतों की अनुमति भी दी थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्य को दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पे अनुपूरक प्रश्न पूछना, ये सब चीज़ों का इन्होंने प्रावधान रखा। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी दिया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे, ये आप याद रखिएगा, इसे हाईलाइटर से आप याद कर लें। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। इस अधिनियम के पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यही इसमें की फैक्टर था जो 1905, अब बंगाल विभाजन जब पढ़ेंगे तो उसके बाद एक अलग से एक आप कह सकते एक मास्टर स्ट्रोक था ब्रिटिश सरकार का भारतीयों के लिए, जिसमें कि सांप्रदायिक हलचल फैलाने की कोशिश की गई थी और इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व एक नया नियम जोड़ दिया गया। मुस्लिम सदस्यों के लिए अलग मतदान की व्यवस्था
और सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान करने के लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। भारत शासन अधिनियम इसके बाद आप देखेंगे 1919 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। यह सब एक मुखौटा का रूप था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भी जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू उसमें भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। अधिनियम की विशेषता क्या थी? अधिनियम की विशेषता केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों और केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियां, विषय और विधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः दो भाग में विभाजित किया गया, एक हस्तांतरित, एक आरक्षित। सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट में देखिए, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य में उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इस शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन प्रणाली, यूनानी शब्द डाइआर्की से उत्पन्न द्वैत शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। इसके बाद जो सुधार किए गए हैं वो इस अधिनियम के पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी आरंभ की गई। यानी सबसे पहले द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आया है। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद को 6 सदस्यों, जिसे कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया। इस कानून के संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार प्रदान किया गया। सीमित संख्या में, यह बहुत बड़ा आंकड़ा था। आप इससे अधिक अगर सालाना आय करते हैं तो आप वोट देने का अधिकार रखते हैं। गरीबों को अधिकार इसमें नहीं मिला था। मिला जुला बात यही है। ये एक तरह से दिखाने के अधिकार को हम दे रहे हैं, इस तरह से एक प्रसार करने का कोशिश किया गया था जो झूठा था। इस कानून में लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1919 के अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सबसे पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और दोनों को अलग अलग करके पेश किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करना, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसके बाद दूसरा बवाल होता है, साइमन कमीशन आते हैं। 1927 में एक कमेटी थी जो देखने आई थी कि 1919 के अधिनियम में क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्या प्रभाव पड़ा इससे समाज पर। ये चीज़ों के लिए ये साइमन कमीशन आया था। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की गठन किया। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों का इसने बहिष्कार कर दिया। मतलब यहाँ पर भारतीय जितने भी दल थे, राजनीतिक दल कह लीजिए, सामाजिक दल कह लीजिए, उन लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने के सिफारिशों का आगे इन्होंने भूमिका निभाया। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किया। इन गोलमेज में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों में एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद के संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिश कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। और सांप्रदायिक अवार्ड, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। मैकडोनाल्ड, इनके रैमजे मैकडोनाल्ड इनके जनक माने जाते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनिकल अवार्ड या कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अवार्ड न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई और यूरोपियन आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था का बात कहा गया। इसमें दलितों के लिए भी एक अलग व्यवस्था रखी गई। दलितों के अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित थे और उन्होंने इस अवार्ड में संशोधन के लिए पुणे और यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पुणे समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को भी बनाए रखा और दलितों के लिए भी अलग स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ तक कितना तरी 2 फीट। हाँ, फिर से देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935
भारत शासन अधिनियम 1935 में अधिनियम की विशेषता क्या थी वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें देखें, इसने अखिल भारतीयों यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों की एक इकाई के तहत माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाई के बीच 3 सूचियाँ, संघीय सूची जिसमें 59 विषय, राज्य सूची जिसमें 54 विषय और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया और अपशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। सबसे पहले लाया गया 1919 और 1935 में समाप्त कर दिया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तराधिकारी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। इसने 11 राज्यों में 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था को बनाए रखा। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकार की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई 1935 में, याद रखिएगा। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 30 जून 1947 को भारतीय ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा इसकी घोषणा की। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी गई। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत हुआ है, इस बात को आप याद रखिएगा। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने विभाजन कर दिया और लॉर्ड माउंटेन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाकर इसे लागू किया गया। अधिनियम की विशेषता क्या थी? इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत का विभाजन कर 2 डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। इसने वायसराय पद समाप्त कर उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी। इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई वो कोई नए संविधान का निर्माण और कार्यान्वित करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों के विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश संसद में पारित हुआ यह अधिनियम दोनों देशों को, पाकिस्तान और भारत को, स्वतंत्र घोषित किया गया। इस कानून के ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर इससे सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्यों को सचिव को स्थानांतरित कर दिया। इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा भी की। इसके साथ यह व्यवस्था, हालांकि डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार मिला। इसने ब्रिटिश शासन को विधेयकों पर मताधिकार और स्वीकृति करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासकों के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अंतर्गत भारत गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श का कार्य करना था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियों करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उनसे पहले प्राप्त थी। 14 और 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में
बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। भैया याद रखिएगा, संविधान सभा बाद में संसद के रूप में स्वीकार कर ली गई थी। यहाँ तक आपका पहला चैप्टर पॉलिटी का ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं जानता हूँ बहुत तेज़ी से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से। आपको और भी चीज़ें कंटेंट के रूप में मुझे बतानी थी जो मैं नहीं बता पाया, तो ये पहला पार्ट है। हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे संविधान सभा, उसमें हम आपको और धीरे और अच्छे से बताएंगे। अगर इसमें हमारे व्यूज़ और आपके सहयोग अच्छे प्राप्त होते हैं तो हम अगले वीडियो को बनाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। धन्यवाद।